आइसिंग ऑन द केक, और मैं बहुत बहुत क्लियरली बोलता हूं ये चीज कि बिना नॉलेज, बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के फिल्म्स क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स को सीख गए तो एटलीस्ट आप कट ऑफ से 20-25 नंबर ऊपर रहो। आई हैव सीन दैट सो मेनी ऑफ द पीपल हु ऑलरेडी गॉट सिलेक्टेड इनटू आईपीएस, आईआरएस, प्री नहीं हुआ इसका। फिल्म्स इज ऑल अबाउट स्कोरिंग एवरी मार्क्स। एक नंबर से 0.66 से लोगों का फिल्म्स नहीं होता है क्लियर। एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस थिंग, to use these smart hacks you need to have knowledge. Without knowledge you cannot even use these smart hacks. Hello everyone, how are you doing today? So as we see every year a lot of serious aspirants fail in prelims, and a lot of people who you don't expect they actually crack prelims, right? तो बेसिकली अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में डेफिनेटली 80% मार्क्स जो आपके आते हैं वो आपकी नॉलेज की वजह से आते हैं, आपकी हार्डवर्क की वजह से आते हैं, एंड आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, बेस कितना है, उसकी वजह से आते हैं। एंड आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स इज दैट योर बेस शुड बी गुड एंड योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शुड बी गुड and you should have done a lot of hard work. But then there are certain smart hacks that aspirants are using to get that extra 20 marks, 25 marks, 30 marks. तो आज के लेक्चर में हम उन 3 स्मार्ट हैक्स की बात कर रहे हैं जो आप यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा 20-25 मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्योंकि देखो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्कोरिंग एवरी मार्क्स। एक नंबर से 0.66 से लोगों का प्रीलिम्स नहीं होता है क्लियर। एंड आई हैव सीन दैट सो मेनी ऑफ द पीपल हु ऑलरेडी गॉट सिलेक्टेड इनटू आईपीएस, आईआरएस, प्री नहीं हुआ इस बार, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड यूज दी स्मार्ट हैक्स आफ्टर यू आर डन विथ सॉल्विंग द क्वेश्चंस विथ नॉलेज, ठीक है ना? एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस थिंग, टू यूज दी स्मार्ट हैक्स यू नीड टू हैव नॉलेज। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट इवन यूज दी स्मार्ट हैक्स, ठीक है ना? So let's discuss these certain smart hacks of question solving. सबसे पहले, hard to verify facts. The first technique that we will discuss is hard to verify facts. जैसे if you see this question that was asked by the UPSC this year, consider the following statement. No virus can survive in ocean waters. No virus can infect bacteria. No virus can change the cellular transcriptional activities in the host cell. अब देखो, it is so hard to verify. UPSC avoid controversy. और आप कैसे, क्योंकि साइंस के मामले में या हिस्ट्री के मामले में हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई वायरस ऐसा है ही नहीं जो ओशन वाटर्स में सर्वाइव कर पाए, कोई वायरस ऐसा है ही नहीं जो बैक्टीरिया विच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। So this is very, very hard to refuse fact. And there are and science is always evolving. So usually these kind of hard to verify fact statements are on face correct. ठीक है ना? Either correct or incorrect. ठीक है ना? तो यहां पे आप इसमें कह सकते हैं कि none of them are correct. None of them are correct. Right? Because it's so difficult to actually say with lot of confidence कि कोई वायरस कर ही नहीं सकता है, राइट? सिमिलरली इस तरह से देखो, कंसिडर दिस वाज आस्क्ड लास्ट ईयर, कंसिडर द फॉलोइंग बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। अब देखो यहां पे भी सेम चीज यही है कि ये कहना, ये चीज बोलना कि कोई भी बटरफ्लाई या कोई भी फिश या कोई भी फ्रॉग्स में एक भी पॉइजनस स्पीशीज नहीं है, अगेन इट्स हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट, राइट? सो वी कैन से ऑन द फेस वैल्यू इट इज ऑल आर करेक्ट। या फिर ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties and some mushrooms have bioluminescent properties. तो अब आप देखोगे अगेन सम का मतलब यार हो सकता है ना, ऑल थोड़ी ना बोल रहे हैं, सम। तो when the statement is framed like this, then we can assume that all of them are
करेक्ट, सो ऑल फोर द आंसर। ठीक है, या फिर आप इस तरह से देखो, द regarding the taxation system of Krishnadeva, the ruler of Vijayanagar, considered the following statement: the tax rate on land was fixed depending on the quality of land. Private owners of the workshop paid industry tax. Again, it's hard to verify, right? ये बोलना, ये चीज 100% श्योरिटी से बोलना कि नहीं था, इट कैन क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी। तो हम मान सकते हैं कि जो यहां स्टेटमेंट है वो ठीक लिखा है। ठीक है, सेकेंड टेक्निक इज लॉजिकल सिलेक्शन। तो लॉजिकल सिलेक्शन में क्या करना है कि हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। हमें बेसिकली करना क्या है कि वी हैव टू सी अ क्वेश्चन एंड रीड ऑल द ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड सी कि यार इज दिस ऑप्शन मेकिंग एनी सेंस, राइट? इज इट द ऑड वन आउट? इज इट अगेंस्ट द वेरी फंडामेंटल nature of that event or that movement, right? For example, consider the following subject with regard to non-cooperation program. This was asked this year: boycott of law courts and foreign cloth, observance of strict non-violence, retention of titles and honors without using them in public, establishment of panchayats for setting disputes. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अगर आप पूरा नेचर, पूरा फिलॉसफी अगर आपने रीड कर रखी है, तो इट बिलीव्ड इन कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट एंड इट वाज अ गांधीयन मूवमेंट, तो नॉन वायलेंस तो रहेगा ही। ठीक है, और गांधीयन मूवमेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे? बॉयकॉट, राइट? पिकेटिंग एंड बॉयकॉट, राइट? अब आप सोचो ये वाला स्टेटमेंट, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स। Why would Gandhi ji, who was considered to be a hardliner, go for such a soft measure कि भाई आप सर हो, आप दीवान हो, आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पब्लिक में मत यूज करना, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? इट्स अ वेरी मॉडरेट मेजर एंड गांधी जी वाज नोन, at least by the time of non cooperation movement, he was not known to be a moderate, right? So the answer would be only 3. This is wrong. या फिर ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। 24 ने पूछा था, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स, एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन? अब देखो, हम नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका की बात करें तो अल्टीमेटली वी सी दैट अफ्रीका में ये प्रॉब्लम है। अफ्रीका इज नोन फॉर देयर हाई बर्थ रेट. Africa is known for their, young population. That's why when we say India, Africa has young population to offer. The next labor of or next workforce will come from Asia and Africa, right? तो अफ्रीकन कंट्रीज को हम कैसे ये बोल सकते हैं कि वहां पे लो बर्थ रेट होगा, राइट? ऑड वन आउट है लॉजिकली अगर हम सोचे। इटली कोविड के टाइम पे वी सी दैट एजिंग पॉपुलेशन थी। जापान वी ऑल नो दे live post 100 also, and South Korea also we see that the problem is happening, and that's why we say कि इंडिया और जापान की अगर हम बात करते हैं, इंडिया एंड साउथ कोरिया की बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफी है और उनके पास टेक्नोलॉजी है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. So with that logic we can surely assume that the answer would be 1, 2 and 4. ठीक है, जैसे ये है, consider the following statement: India is a member of International Grain Council. A country needs to be a member of International Grain Council for exporting or importing rice and wheat. Again, it's a very extreme statement कि भाई अगर आप इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के मेंबर नहीं हो तो आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, इंपोर्ट ही नहीं कर सकते राइस और व्हीट. ये इतना ऑब्वियस जाहिर सी बात है. इट्स ऑड वन आउट, राइट? थर्ड टेक्निक इज exaggeration of words. Use of all, none, some, only, entire. When these words are used in the actual UPSC paper, most of the times the statement is incorrect, right? For example, this thing, if you see, this was asked in 2023. Recently, all the countries of UN have adopted the first ever compact for international migration, the Global Compact for Same, Orderly and
रेगुलर माइग्रेशन. सो सी इट्स सो एक्सट्रीम. ऑल कंट्रीज, सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया. रेयरली ऐसा होता है कि कोई कन्वेंशन या कोई डील सारी कंट्रीज अडॉप्ट करती है. इट्स वेरी वेरी इट्स exaggeration of words. The objectives and commitments stated in GCM are binding on the UN member countries. Again, it's exaggeration. Binding. Usually, if you see most of these commitments, ये binding नहीं होते हैं. The binding hurts the national sovereignty. Right? The GCM addresses internal migration or internally displaced people also in its objectives and commitments. अब this is too hard to refuse. मतलब ultimately what मतलब it has to be correct, right? तो that's how we can solve the question. तो ये हैं, तो बेसिकली ये 3 टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं. एंड ऐसी बहुत सारी हैं, ऐसी ये नहीं कि ऐसी कुछ 18 टेक्निक्स है. एंड दिस इज व्हाट आई विल आल्सो टीच यू इन द प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम. आई विल बी टेकिंग PYQ एंड स्मार्ट हैक्स लेक्चर. So in that lecture, I will actually tell you कि क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो to solve the question. Because as I've said कि ये icing on the cake, और मैं बहुत बहुत क्लियरली बोलता हूँ ये चीज कि बिना नॉलेज, बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा. लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स को सीख गए तो एटलीस्ट आप कट ऑफ से 20-25 नंबर ऊपर रहोगे. एंड दैट विल सेव योर टाइम. दैट विल सेव योर टाइम. द मोमेंट यू गिव द प्रीलिम्स, फ्रॉम नेक्स्ट 2-3 days you can start with मेंस प्रिपरेशन. तो आपको सेफ जोन में लाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दीज टेक्निक्स. ठीक है, थैंक यू.